नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प फिल्म के अंदर झांकने वाले हैं। अंधकार का जागरण, विद्रोह और बदला। जी। हमारे पास इस फिल्म की कहानी का एक अच्छा खासा सारांश है जो इसके जरूरी हिस्सों को कवर करता है। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी की परतें खोलें, किरदारों के इरादे समझें और हाँ, वो जो रहस्यमयी जीव है उसकी भूमिका पर भी गौर करें। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि कैसे एक बंद समाज में, मतलब एक धार्मिक समाज में, दमन, बदला, अंधविश्वास, ये सब चीजें सामने आती हैं। सही कहा। और कहानी की शुरुआत भी बड़ी अनोखी है। एक कविता से होती है। हाँ, वो कविता। हाँ, कि पहले सिर्फ चांद था, अकेला। फिर उसकी तड़प से सूरज आया, रोशनी फैली। लेकिन अंधेरे में कुछ और भी था, जो भटक रहा था। और लिखा है कि उनका बच्चा जो सो रहा था अब जाग गया है। ये लाइनें ना पूरी फिल्म में गूंजती रहती है। हाँ, ये कविता वाकई माहौल बना देती है। और फिर हम सीधे पहुंचते हैं गांव में। जी। मैगपाई नाम की महिला है, उसके 2 बेटे हैं, एक डेविड जो गोद लिया हुआ है और एक छोटा सगा बेटा। हाँ। और शुरू में ही पता चल जाता है कि मैगपाई अपने पति को मारने का सोच रही है। बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शुरुआत ही चौंका देती है। हाँ। उसका पति की चाय में जहर मिलाना, फिर उसे बहाने से जंगल ले जाना, ये सब दिखाता है कि अंदर ही अंदर कुछ बहुत गहरा पकड़ा था। लेकिन वो एकदम से जहर देने के बाद भी सीधा वार नहीं कर पाती, है ना? नहीं, उसे हिम्मत जुटाने के लिए शराब पीनी पड़ती है। ये दिखाता है कि वो शायद अंदर से कितनी टूटी हुई या डरी हुई भी थी। और फिर वो भयानक कदम उठा लेती है, पति का हाथ काट देती है और उसे मार डालती है। जी। और ठीक उसी वक्त जैसे ही वो मरता है, हाँ। मैगपाई को वो अजीब से जीव दिखाई देता है। सफेद आंखें, 2 बड़े सींग। ये क्या था? क्या ये सचमुच था या सिर्फ उसके दिमाग की उपज? क्योंकि वो सदमे में भी तो थी। यही तो सवाल है जो पूरी फिल्म में बना रहता है। क्या वो कोई बाहरी शक्ति है या मैगपाई के अंदर का ही गुस्सा और अंधेरा जो अब बाहर आ रहा है? स्रोत इस पर सोचने को मजबूर करता है। लेकिन कहानी सिर्फ मैगपाई तक ही नहीं है। वो गांव, वो माहौल भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो गांव और वो पादरी जो मैगपाई का पिता भी है। सही। और जिस वक्त मैगपाई जंगल में ये सब कर रही है, पादरी गांव वालों को क्या उपदेश दे रहा है कि तुम ईश्वर के चुने हुए लोग हो। कितना विरोधाभास है, एक तरफ ये पवित्रता का दावा, दूसरी तरफ इतनी भयानक हिंसा। और ये पादरी के अपने किरदार में भी दिखता है। जब मैगपाई खून से सनी हुई वापस आती है, वो हैरान तो होता है। हाँ। लेकिन उसका पहला काम होता है स्थिति संभालना। वो अपने सहायक को कहता है कि मैगपाई पर नजर रखो। सत्ता, नियंत्रण, ये उसके लिए ज्यादा जरूरी लगता है। बिल्कुल। और हमें ये भी पता चलता है कि ये पादरी अपनी बेटी मैगपाई के साथ कितना सख्त है। हाँ, नौकरानी की तरह रखता है उसे। और पूरे समुदाय की सोच भी काफी पिछड़ी हुई लगती है, खासकर महिलाओं को लेकर। सही कहा, जैसे उन्हें पुरुषों के अधीन ही रहना चाहिए। और ये भी तो पता चलता है कि मैगपाई की शादी भी उसने जबरदस्ती करवाई थी। अच्छा, वो नहीं चाहती थी? नहीं, उसकी मर्जी के खिलाफ। इसी दमन और जबरदस्ती से ही शायद मैगपाई का गुस्सा पनपा है। ये सिर्फ पति की क्रूरता नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। और पादरी की नफरत सिर्फ मैगपाई तक नहीं है, वो डेविड, उसके गोद लिए बेटे, से भी चिढ़ता है। हाँ, वो उसे बाहरी समझता है। एक जगह कहता भी है, मैं अपने बेटे के बच्चे से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उसका वो चुनावा समुदाय कितना खोखला और पक्षपाती है। ये तनाव फिर फैलता भी है। एंड्रिया नाम की एक औरत डेविड को ताना मारती है। जी। और जब मैगपाई बचाव करती है तो वो गुस्से में बताती है कि उसका पति डेविड को पीटता था। लो, एक और परत खुली पति की क्रूरता की। हाँ, और तभी एंड्रिया की बेटी को दौरे पड़ने लगते हैं। अच्छा। और अब देखिए माहौल कैसे अंधविश्वास की तरफ मुड़ता है। एंड्रिया फौरन इल्जाम लगा देती है मैगपाई पर, जादू टोना। अरे बाप रे। बाद में एंड्रिया का पति आता है, मैगपाई को धमकाता है, डायन कहता है, मुंह पे थूकता है। कितना अपमानजनक। हाँ, ये दिखाता है कि डर और अज्ञानता में लोग कैसे किसी को भी निशाना बना लेते हैं। और इसी पल मैगपाई को फिर से वो जीव दिखता है। जी। और वो एंड्रिया के पति से कुछ कहती है कि तुम्हारी बेटी के दर्द के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। ओहो, गांव में और भी गहरे राज दबे हुए हैं। बिल्कुल। और वो राज खुलता भी है। पता चलता है कि मैगपाई और उसके सौतेले बेटे डेविड के बीच प्रेम संबंध है। क्या? ये तो कहानी को और उलझा देता है। हाँ, उनके रिश्ते को, उनके अलगाव को, शायद उनके विद्रोह को भी। दूसरी तरफ पादरी क्या सोच रहा है? क्या? वो अपने सहायक से कहता है कि तुम मैगपाई से शादी कर लो, मतलब उसे फिर से काबू में करने का तरीका। हर तरफ से नियंत्रण। लेकिन इससे पहले कि ये हो। हाँ, एक और भयानक बात होती है। एंड्रिया का पति अपनी ही बेटी के साथ गलत करने की कोशिश करता है। हे भगवान,
ये वही दर्द है जिसका जिक्र मैकबाई ने किया था। बिल्कुल। और तभी वो रहस्यमयी जीव फिर आता है। और वो एंड्रिया के पति को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। तो क्या ये जीव मैकबाई का बदला ले रहा है या ये कोई हिंसक न्याय कर रहा है? ये सवाल और गहरा हो जाता है। स्रोत इसे खुला छोड़ता है, लेकिन ये साफ है कि जीव अब सिर्फ देख नहीं रहा, वो दखल दे रहा है। इस हत्या के बाद तो मैकबाई पर शक और बढ़ गया होगा। एंड्रिया तो मान ही लेगी कि मैकबाई नहीं मरा है। हाँ बिल्कुल। और पादरी भी अब मैकपाई को सीधे चेतावनी देता है, यहाँ तक कि उसका गला घोटने की कोशिश करता है। लेकिन मैकबाई अब डलती नहीं लगती। नहीं, उसमें अब गुस्सा है, चुनौती है। वो पादरी से कहती है, तुमने मेरी शादी एक राक्षस से करवाई थी, तुम्हारे भगवान बने रहने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। बाप रे, सीधी टक्कर। हाँ, और एंड्रिया भी चुप नहीं रहती। वो मैकपाई का पीछा करती है और वो देख लेती है मैकपाई को उस जीव के साथ। और वो देखती है कि मैकपाई उस जीव के शरीर से निकले काले तरल जैसे पदार्थ को अपने ऊपर लगा रही है। क्या? काला तरल? ये क्या चीज है? ये भी एक रहस्य है, एक प्रतीक। क्या ये अंधेरा है जो अब फैल रहा है, छूने लायक बन गया है? डरावना। जब एंड्रिया ये बात पादरी को बताती है तो मैकपाई के खिलाफ केस और पक्का हो जाता है। उसे जीव के वश में मान लिया जाता है। इस बीच पादरी का सहायक, उसका भी कुछ होता है ना? हाँ, वो पहले डेविड से मिलता है। उनकी पुरानी दोस्ती की बात होती है जो शायद पारिवारिक झगड़ों की वजह से टूट गई थी। वो मैकपाई से शादी करने से भी मना कर देता है। अच्छा। और फिर डेविड और मैकपाई मिलकर उसके शरीर पर वही काला तरल लगा देते हैं। उसके शरीर पर? क्यों? शायद उसे भी अपने साथ मिलाने के लिए या उसे सच दिखाने के लिए। रात में उसे भी वो जीव दिखता है। ओह। वो कंफ्यूज हो जाता है ये सपना था या हकीकत, पर वो उस जीव का स्केच बना लेता है। ये काला तरल लगता है ये असर कर रहा है लोगों पर। हाँ, ऐसा लगता है ये अंधेरा अब फैल रहा है, लोगों के अंदर समा रहा है, सिर्फ बाहरी खतरा नहीं रहा। अब तो गांव वाले भी काबू से बाहर हो गए होंगे। बिल्कुल। वो मैकपाई को पकड़ते हैं, फांसी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन पादरी रोकता है। हाँ, रोकता है। लेकिन फिर एंड्रिया गवाही देती है और वो मैकपाई को कैद कर देता है। और फिर वो उस स्केच का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो मैकपाई को सहायक का बनाया स्केच दिखाता है और मैकपाई का रिएक्शन देखिए। वो कहती है, मुझे उसके पास जाना है, और हंसने लगती है। अजीब, जैसे वो अब पूरी तरह दूसरी तरफ जा चुकी है। हाँ, लगता है उसका मानवीय दुख अब किसी और चीज में बदल गया है। वो शायद उस अंधकार को स्वीकार कर चुकी है। लेकिन पादरी, उसका दोगलापन भी तो सामने आ रहा होगा, गांव वाले भी सवाल उठा रहे होंगे। बिल्कुल। दबाव बढ़ता है तो पादरी क्या करता है, वो पल्ला झाड़ लेता है। मतलब? वो सबके सामने मैकपाई को शैतान की एजेंट कहता है और सजा के लिए छोड़ देता है। कहता है ईश्वर उसे दंड देगा। अपनी ही बेटी को? ये तो कायरता है। और पाखंड भी। खुद को बचाने के लिए वो उसे भीड़ के हवाले कर देता है। इसके बाद तो कहानी और भी भयानक हो जाती होगी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उस जीव से वो काला तरल रिसकर पूरी गांव की जमीन में फैलने लगता है। जमीन ही जैसे भ्रष्ट हो रही हो। कितना सिंबॉलिक है। हाँ, बुराई अब किसी एक में नहीं, पूरे सिस्टम में, पूरी जमीन में समा चुकी है। और फिर हत्याएं शुरू होती हैं, जिसमें पादरी खुद शामिल है। पादरी? वो खुद हत्या करता है? हाँ, उसे डेविड और मैकपाई के अफेयर का पता चल जाता है। उसे लगता है डेविड भी अब जीव के असर में है और एंड्रिया गांव वालों को भड़का रही है, तो वो दोनों को रास्ते से हटाना चाहता है। तो वो क्या करता है? वो अपने सहायक का इस्तेमाल करता है। डेविड को जंगल में बुलवाता है, फिर वो पहले एंड्रिया को मारता है और फिर डेविड को भी। ओह गॉड। जाने के लिए कितना गिर सकता है, वो खुद ही राक्षस बन गया है। और फिर वो सहायक को झूठी कहानी बनाने को कहता है। बिल्कुल। कहता है कि बताओ, जीव ने एंड्रिया को मारा और डेविड ने हमला किया तो आत्मरक्षा में मारा गया। सच को पूरी तरह दबाने की कोशिश। कितना घिनौना चरित्र है। सही, पूरी तरह भ्रष्ट। कहानी अब अंत की ओर है। सहायक और मैकपाई मिलते हैं। हाँ। सहायक बताता है कि उस काले तरल के बाद से उसे सब अजीब लग रहा है, जमीन का स्वाद भी बदलावा सा लगता है। वो अंधेरा फैल रहा है। और तभी मैकपाई को पता चलता है कि डेविड मर गया। और फिर डेविड की लाश उसके सामने आ जाती है, जैसे जीव की शक्ति से। बाप रे। मैकपाई दुखी है, पर अब वो पूरी तरह उस जीव के साथ है, उस अंधेरे का हिस्सा बन चुकी है। और आखिर में क्या होता है? जीव सहायक को मार देता है। पादरी ये देखता है। अच्छा। अब सिर्फ पादरी और मैकपाई बचते हैं। पादरी मैकपाई पर हमला करता है और जीव पादरी को भी मार डालता है और अंत में मैकपाई अकेली रह जाती है और वो सिर्फ हंसती है,
एक बहुत ही भयानक, दर्दनाक हंसी। ओ, तो ये कहानी आखिर में क्या दिखाती है? मैगपाई का सफर कहाँ से शुरू होके कहाँ पहुंचा? ये दिखाती है कि कैसे लगातार झेला गया जुल्म, ये धार्मिक पाखंड, ये क्रूरता, ये बदले की आग को इतना भड़का सकते हैं कि इंसान इंसानी न रहे, वो हिंसक हो जाए। मैगपाई एक सताई हुई औरत से एक ऐसी ताकत बन जाती है जो अंधेरे को ही अपना लेती है। और वो जीव, क्या वो सिर्फ एक राक्षस था? मुझे लगता है वो सिर्फ एक बाहरी शैतान नहीं है, वो समाज के अंदर की बुराई, नाइंसाफी और दबे हुए गुस्से का प्रतीक ज्यादा है। वो उसी अंधेरे से पैदा हुआ है जिसे पादरी जैसे लोगों ने सींचा है। एक तरह से समाज की ही प्रतिक्रिया। हाँ, बिल्कुल। और वो शुरू वाली कविता, अब उसका मतलब ज्यादा साफ लगता है ना? हाँ, अंत में वो फिर आती है, अकेली मैगपाई, डेविड सूरज का आना, और फिर पति और समाज के जुल्मों से तंग आकर अंधेरे को अपना लेना। वो सोया हुआ बच्चा, उसका दबा हुआ बदला, उसका अंधेरा जाग गया। उसने और डेविड ने शायद दर्द से बचने के लिए अंधेरे का रास्ता चुना। सही या गलत ये अलग सवाल है। ये वाकई एक गहरी और परेशान करने वाली कहानी है, बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल, और शायद यही इसका मकसद है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब समाज के नियम और धर्म ही जुल्म का हथियार बन जाएं, तो क्या विरोध का रास्ता सिर्फ हिंसा और अंधेरे से ही गुजरता है? क्या बुराई से लड़ने के लिए खुद बुरा बनना जरूरी हो जाता है? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल जो शायद दर्शकों को सोचना चाहिए, इस कहानी में असली राक्षस कौन है? हाँ, क्या वो सींगों वाला जीव, या मैगपाई, या पादी, या फिर वो पूरा का पूरा समुदाय जो ये सब होने देता है, जो इस अंधेरे को पनपने देता है?